नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, इससे पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था यूपी स्पेशल पेपर 5 का सिलेबस क्या है और उसको किस प्रकार से तैयार करना है। और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमने चर्चा किया था कि अगली क्लास जो है उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास से संबंधित होने वाली है। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग उत्तर प्रदेश के प्रागैतिहासिक काल के बारे में बातचीत करेंगे। दोस्तों देखिए, मैं इस क्लास को स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं कि मेरा तरीका थोड़ा सा अलग होने वाला है। मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना और मेंस का अनुभव भी रहा है कि किसी भी चैप्टर या टॉपिक का इन्फॉर्मेशन लेना अलग बात होता है और उससे संबंधित जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको लिख कर अंक प्राप्त करना, लिखना बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर लिखा जा सकता है, सॉरी सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर लिखा जा सकता है और हर विद्यार्थी कुछ ना कुछ लिखता है, बट हमें अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो किसी भी टॉपिक के प्रश्न का उत्तर लिखना अलग बात होता है। उत्तर लिखने में भी अपना साइंस है, हम उसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज की जो क्लास होने वाली है दोस्तों, वो आपकी उत्तर प्रदेश का प्रागैतिहासिक काल से संबंधित इंफॉर्मेशन बेस्ड होने वाली है। क्योंकि आज हम लोग उत्तर प्रदेश के पाषाण काल से संबंधित संपूर्ण इन्फॉर्मेशन को देखने वाले हैं, तो उम्मीद है कि आप क्लास में अंत तक बने रहेंगे और सपोर्ट जरूर करेंगे दोस्तों। चूंकि अभी इस फील्ड में मैं नया हूँ और मैंने चूंकि 2 ही वीडियो डाला और उसका जो पॉजिटिव कमेंट्स है दोस्तों, मुझे इतना मोटिवेट किया कि मैं 2 दिन लगातार मेहनत किया ताकि आप सबको बेस्ट दे पाऊँ। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आप सब अंत तक बने रहेंगे। और दोस्तों मैं आपको यकीन दिला के बताता हूं कि यूपी स्पेशल पेपर 5-6 ही नहीं बल्कि 1-2-3 एशे और हिंदी और आपका जो एथिक्स है इसमें मैं सारा कवर करवाऊंगा और बेहतर उत्तर लेखन के साथ, बेहतर स्ट्रैटेजी के साथ आपको प्रिपरेशन कराने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि और लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब आप भारतीय प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें जानते हैं कि पाषाण काल जो है प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है और इस काल को हम लोग 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। दोस्तों आप इसके डेट पर नहीं जाएंगे, ठीक है, आपको डेट नहीं याद करना है, ये मैंने आपकी जानकारी के लिए केवल लिखा है, बाकी आपको डेट याद नहीं करनी है। दोस्तों मैं आगे बढ़ूं इससे पहले एक और महत्वपूर्ण सूचना दे देना चाहता हूं। बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो ये कमेंट करते हैं कि सर हमें आपसे कॉन्टैक्ट करना है। तो वीडियो की स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप इस पर केवल मैसेज करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, इस वीडियो का जो पीडीएफ है दोस्तों वो टेलीग्राम पर भेजा जाता है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब हम लोग बातचीत करेंगे कि उत्तर प्रदेश से संबंधित पूरा पाषाण काल जो है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए मैं स्टार्ट करूँ इससे पहले कुछ मैं आपको बेसिक जानकारी दे देता हूँ। देखिए पूरा पाषाण कालीन जो उत्तर प्रदेश में स्थल है उससे संबंधित किस किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो हमें क्या पढ़ना है, तो हमें पढ़ना है कि पूरा पाषाण काल से संबंधित उत्तर प्रदेश में कौन कौन से स्थल पाए गए हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसका महत्व क्या है और उसकी सीमाएं क्या हैं। ठीक है, क्योंकि हम इसको 2 ही बेस पर पढ़ रहे हैं। पहला, एक तो सिलेबस में क्या दिया गया है, तो सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, तो अब हम पीवाई के ऊपर जाएंगे। चूंकि यूपी पीसीएस ने अभी तक इस चैप्टर से संबंधित प्रश्न नहीं पूछा गया है, तो हम जो है केवल अनुमानों के आधार पर ही इसको तैयार करेंगे। ठीक है, बाकी आने वाले क्लास में मैंने बताया कि आपको इससे संबंधित किस किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसको क्लियर करते हुए उसको कैसे बेहतर लिखना है उसको भी बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात करते हैं पूरा पाषाण काल से संबंधित उत्तर प्रदेश के बारे में। देखिए सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि पूरा पाषाण काल से संबंधित उत्तर प्रदेश में कौन कौन से स्थल पाए गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, क्योंकि इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो मैं इसको यहाँ पर बताऊँ। आप चूंकि देख सकते हैं, एक बार मैं इंडिकेट कर दे रहा हूँ कि गोरखपुर से सौगौरा प्राप्त हुआ है, ठीक है, चकिया वाराणसी से यहाँ पर स्थल प्राप्त हुआ है, लोहदा नाला प्रयागराज से, बेलन घाटी प्रयागराज से, शैल चित्र मिर्जापुर सोनभद्र से, लखनिया दरी मिर्जापुर से। ठीक है, तो आप इसको मैप में तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको ज़्यादा डिटेल में आपको लिख कर बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपको डिटेल दिया गया है दोस्तों कि जो सोह गौरा है दोस्तों, ठीक है, इससे संबंधित हमें कौन कौन सी जानकारी प्राप्त होती है। एक तो प्राचीन लौह उपकरणों एवं शासन व्यवस्था से संबंधित साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। इससे संबंधित कौन कौन से प्रमुख खोज हैं, तो जैसे सोह गौरा ताम्रपट्टिका संभवतः भारत की सबसे प्राचीन ताम्रपट्टिका मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद इसकी विशेषताएं क्या क्या है, तो देखिए विशेषताओं के बारे में अगर हम बातचीत करें तो अकाल राहत से संबंधित आदेश का वर्णन किया गया है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्रशासनिक समझ की शुरुआती चरण यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की क्लास इन्फॉर्मेशन बेस्ड रहने वाली है, तो वीडियो के माध्यम से मेरा आज का वीडियो का उद्देश्य केवल यही है कि ये कंटेंट आप तक पहुंच पाए, ताकि आप जब कल पढ़कर आएँ तो मैं जब अगली वीडियो लाऊं तो आपको ये समझ में आ पाए कि इससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसकी प्रकृति क्या है, उसके भाव क्या है और उत्तर कैसे लिखे जाते हैं। क्योंकि जब तक आपके पास कॉन्टेंट नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखना संभव नहीं है दोस्तों। ठीक है,
तो जैसा कि मैंने बताया, आपको फिर से मैं बता देता हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश के पूरा पाषाण काल संबंधित बात कर रहा हूँ। मैं इसमें बात करने वाला हूँ कि इससे संबंधित कौन-कौन से स्थल हैं, उसके साक्ष्य कौन-कौन से हैं, उसकी विशेषताएँ कौन-कौन सी हैं, उसका महत्व क्या है और इसकी सीमाएँ क्या हैं। तो मैंने बताया, मैप के थ्रू मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश में कौन-कौन से साक्ष्य पाए गए हैं, ठीक है। मैंने मैप के थ्रू बताया कि उत्तर प्रदेश में कौन-कौन से साक्ष्य पाए गए हैं। उसके बाद मैंने पहली जो स्थल है, वो है सोहगौरा। तो मैंने सोहगौरा के बारे में यहाँ पर बातचीत किया, ठीक है। आप इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। यहाँ पर बताने की बहुत ज़रूरत है नहीं, मुझे लगता है ऐसे बेसिकली। उसके बाद जो दूसरा स्थल है दोस्तों, वो है लखनिया दरी, ठीक है। वो क्या है दोस्तों? लखनिया दरी। ये कहाँ पर है? तो मिर्ज़ापुर में है। ये शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। जैसे यहाँ पर पशु, मानव, दैनिक जीवन, प्रकृति से संबंधित चित्र यहाँ पर पाए गए हैं। इसकी विशेषताएँ क्या हैं? तो दोस्तों है कि लखनिया दरी से शैल चित्रों का काफ़ी अच्छा प्रमाण प्राप्त हुआ है, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि सर मैं 2026 के लिए तैयारी करना चाहता हूँ, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से तैयारी स्टार्ट करूँ, कैसे स्टार्ट करूँ। कुछ लोग करते हैं कि मैं सर 2027 के लिए प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, कैसे तैयार करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। उसी चीज़ को देखते हुए दोस्तों हम लोगों ने एक यूपी पीसीएस मेंटोरशिप 2026 ग्रुप को स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम लोग आपको यह बताएंगे कि कैसे आप तैयारी करें, ठीक है। पर्सनल गाइडेंस देने वाले हैं। एक तो डाउट सॉल्विंग, जैसे आप लोगों का डाउट होता है कि कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें, ठीक है। रिसोर्सेज कौन कौन से होने चाहिए, इसके बारे में हम लोग बताते हैं। उसके बाद ये जो यूट्यूब पर हैंड रिटन नोट्स आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रोवाइड किया जाता है आपको फ्री में। उसके बाद प्रीलिम्स और मेंस की स्ट्रैटेजी बताई जाती है कि किस प्रकार से सही दिशा में आपको तैयारी करनी है। और उसके बाद आंसर राइटिंग की गाइडेंस दिया जाता है कि आंसर राइटिंग के कौन कौन से तरीके हैं, हमें कहाँ गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, कैसे उसकी फॉर्मेटिंग बनती है, ठीक है। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं लिखना होता है। उसके बाद करंट अफेयर्स एवं सभी अपडेट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने ग्रुप स्टार्ट किया हुआ है और इसकी कॉस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर। और बाकी अधिक जानकारी के लिए ये जो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप इस पर संपर्क करेंगे तो वहाँ पर डिटेल में आपको जानकारी दी जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो ये छोटा सा प्रयास आप लोगों के लिए मैंने शुरू कर दिया है। बाकी जैसा भी फीडबैक होगा आप लोग ज़रूर बताएं दोस्तों। ये जो है यूपी पीसीएस मेंटोरशिप 2026 ग्रुप को स्टार्ट किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बातचीत कर रहे थे यहाँ पर लखनिया दरी के बारे में। तो इसकी विशेषताएं क्या है? तो जो पहली विशेषता है दोस्तों, वो है कि कलात्मक अभिव्यक्ति। ये जो है इसकी विशेषता कि यहाँ से जो है बड़ी मात्रा में शैल चित्रों का। फिर अगला है दोस्तों सामूहिक शिकार, ठीक है। तो जो लखनिया दरी है, यहाँ से सामूहिक शिकार जो चित्रों पर पाए गए हैं, वहाँ से सामूहिक शिकार के प्रमाण वहाँ चित्र में दिखाया गया कि ये सामूहिक शिकार जैसे अभिव्यक्ति व्यक्त करते हैं। उसके बाद अगला है कि सांस्कृतिक जीवन, ठीक है। सांस्कृतिक जीवन को दर्शाती है, अर्थात ये सब जो साक्ष्य पाए गए हैं, इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश की लखनिया दरी है दोस्तों, यहाँ से शैल चित्र के प्रमाण पाए गए हैं, ठीक है। शैल चित्र की अभिव्यक्ति यहाँ से मिलती है, कलात्मक अभिव्यक्ति यहाँ से मिलती है, सामूहिक शिकार की अभिव्यक्ति मिलती है और सांस्कृतिक जीवन को ये दर्शाती है, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, कुल मिला जुलाकर शायद आप समझ पा रहे होंगे, मैं आपको बेसिकली इन्फॉर्मेशन ही दे रहा हूँ कि यहाँ इस स्थान से ये प्राप्त की गई है और इसकी ये विशेषताएं हैं, ये अभिव्यक्त करता है। तो अभी तक हम लोगों ने पूरा पाषाण काल से संबंधित 2 स्थलों को देख लिया है। अगला स्थल है दोस्तों बेलन घाटी, ठीक है। अब बेलन घाटी से देखिए मानव सभ्यता की बीजारोपण, ठीक है। यहाँ से निम्न, मध्य और नव पाषाण काल के साक्ष्य पाए गए हैं। तो बेलन घाटी उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से तीनों काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान रखना है और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर क्वार्टजाइट उपकरण, हड्डी की कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं। भारत में सबसे पुराने बसे हुए स्थलों में से एक है। तो बेलन घाटी से संबंधित हमें क्या ध्यान रखना है कि मानव सभ्यता का बीजारोपण अर्थात तीनों काल से संबंधित यहाँ पर साक्ष्य पाए गए हैं, क्वार्टजाइट उपकरण पाए गए हैं, हड्डियों की कलाकृतियां पाई गई हैं। भारत में सबसे पुराने बसे हुए स्थलों के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं दोस्तों। और अगला देखिएगा दोस्तों, अगला है लोहदा नाला, ठीक है। तो हड्डी की बनी हुई मातृ देवी की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है। मूर्ति मातृ शक्ति की पूजा का संकेत देती है, ठीक है। तो ये हमें लोहदा नाला से याद रखना है कि हड्डी की बनी मातृ देवी की हमें मूर्ति यहाँ से मिली है और मूर्ति मातृ शक्ति की पूजा का संकेत देती है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला स्थल देखेंगे दोस्तों सोनभद्र और मिर्ज़ापुर। जैसा कि मैंने बताया कि सोनभद्र और मिर्ज़ापुर दोस्तों ये आपका शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। जैसे यहाँ पर शिकार का दृश्य दिखाया गया है, ठीक है। नृत्य, सामूहिक जीवन का दृश्य दिखाया गया है, पशु का चित्र यहाँ पर मिला है और मानव आकृतियाँ यहाँ से प्राप्त हुई हैं, ठीक है। ये हमें बताती हैं कि पाषाणकालीन मानव जीवन की शैली और सामाजिकता कैसी थी, ठीक है। तो बेसिकली हम देखिए बहुत ज़्यादा 100% आंकड़ा नहीं लगा पाते, ये तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि भारतीय इतिहास जब आप पढ़ते होंगे तो वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। क्योंकि हम यहाँ पर यूपी के संदर्भ में पढ़ रहे हैं तो हमें केवल वहाँ से संबंधित कौन कौन से स्थल हैं, उसकी विशेषताएं क्या है, उसकी महत्व क्या है, उसकी सीमाएं क्या है, केवल इतना ही पढ़ना है। बाकी सारा खेला उत्तर लेखन से संबंधित होने वाली है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा के बाद अगला है दोस्तों चकिया, वाराणसी व सिंगरौली घाटी। यहाँ से दोस्तों हस्त निर्मित औजार मिले हैं। इसके महत्व क्या है दोस्तों? तो कहेंगे कि स्थल आदि औजारों जैसे हाथ कुल्हाड़ी, स्क्रैपर आदि यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगला है कि मानव के तकनीकी नवाचार व संसाधनों के उपयोग को दर्शाता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि चकिया, वाराणसी व सिंगरौली घाटी से जो
साक्ष्य पाए गए हैं उनमें हाथ कुल्हाड़ी है, स्क्रैप्चर है और ये जो है दोस्तों हस्त निर्मित औजार यहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। तो जो है इसको याद रखेंगे कि चकिया, वाराणसी व सिंगरौली घाटी से हस्त निर्मित औजार मिले हैं। स्थल आदि औजारों जैसे हाथ की कुल्हाड़ी, स्क्रैपर आदि मानव के तकनीकी नवाचार व संसाधनों के उपयोग को ये दर्शाता है। आप इसको दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं अगला जो है आपका इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। उत्तर प्रदेश के पूरा पाषाणकालीन विशेषताएं क्या क्या है। तो मानव शिकारी संग्राहक था, छोटे समूहों में रहते थे, औजार हाथ कुल्हाड़ी, चॉपर, फ्लेट ईटीसी मतलब आदि, ठीक है। उसके बाद अगला है औजार हाथ कुल्हाड़ी, चॉपर, फ्लेट आदि, ठीक है। उसके बाद अगला है जीवन शैली प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर थी, ठीक है। उस समय जीवन शैली जो है प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर थी दोस्तों। तो ये जो कि पूरा पाषाण काल से संबंधित और उत्तर प्रदेश के बारे में हमने चर्चा किया दोस्तों कि पूरा पाषाण काल से संबंधित कौन कौन से इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं जिसको आपको जानना है और यहाँ से कैसे क्वेश्चंस बनेंगे ये हम कल की क्लास में बातचीत करने वाले हैं। अगला है आपका मध्य पाषाण काल, ठीक है दोस्तों। उत्तर प्रदेश का मध्य पाषाण काल अर्थात उत्तर प्रदेश और मध्य पाषाण काल के बारे में हम बातचीत करें तो इसमें भी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से प्रमुख स्थल है दोस्तों और उसकी विशेषताएं क्या है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं और इसकी विशेषताएं क्या हैं। देखिए आज की क्लास थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि मैं जो है तीनों कालखंडों को एक ही क्लास में समाप्त करना चाहता हूं, क्योंकि जो अगली क्लास होगी दोस्तों वो आंसर राइटिंग से संबंधित होने वाली है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले कौन कौन से यहाँ पर स्थल पाए गए हैं। तो यहाँ पर चूंकि यहाँ पर मैंने इंडिकेट किया हुआ है कि दमदमा, महदहा, सराय नहर राय, लेखैया और चौपानी मांडू, ठीक है। तो यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुए हैं, ये स्थल प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अगला देख सकते हैं यहाँ पर कि सराय नहर राय जो प्रतापगढ़ में है यहाँ से 14 समाधान प्राप्त हुए हैं, जबकि 100 के सिर पश्चिम की ओर हैं, अर्थात जो सभी 100 हैं उसके सिर पश्चिम की ओर हैं तो उसका पैर किधर होगा, पूर्व की ओर होने वाला है। 8 गड्ढा चूल्हे भी यहाँ पर पाए गए हैं। आपको याद रखना है कि सराय नहर राय से 14 समाधान, सभी 100 के सिर पश्चिम की ओर थे, 8 गड्ढा चूल्हे भी यहाँ पर पाए गए हैं। उसके बाद अगला है दोस्तों कि युद्ध के प्रारंभिक साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। एक कब्र में 4 जो शव पाए गए हैं, ठीक है। तो ये आपको सराय नहर राय से याद रखना है, ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों दमदमा प्रतापगढ़ में पड़ता है। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है दोस्तों, तो कहेंगे यहाँ से युग्म समाधान प्राप्त हुआ है, हड्डी एवं सिंग की उपकरण, आभूषण, चूल्हे, 41 मृतक कलश पाए गए हैं, ठीक है। उसके बाद अगला है पशु वर्चस्व के शुरुआती प्रमाण यहाँ से प्राप्त होते हैं, जैसे मवेशी, बकरी, हिरण की हड्डियाँ यहाँ से प्राप्त हुई हैं, ठीक है। तो हमें दमदमा से ये इतने जो है साक्ष्य याद रखने हैं। उसके बाद अगला है महदहा, ठीक है। तो महदहा से हमें क्या क्या याद रखना है दोस्तों, जो कि प्रतापगढ़ में पड़ता है। तो यहाँ से बूचड़ खाना हमें प्राप्त होता है, स्थायी झोपड़ी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, प्रारंभिक गतिहीन जीवन शैली के हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो हमें दमदमा से ये इतनी बातें याद रखनी है। अगला है दोस्तों लेखैया, ठीक है। ये मिर्ज़ापुर में है। यहाँ से गड्ढे, आवास और खाद्य भंडारण की इकाइयाँ प्राप्त हुई है। यहाँ से 17 मानव कंकाल कब्र पाए गए हैं, ठीक है, जो कि सामान के साथ यहाँ पर पाए गए हैं। यहाँ पर 17 मानव कंकाल कब्र के सामान के साथ पाए गए, अर्थात जो 17 मानव कंकाल है वो सामान के साथ दफनाए गए थे। ये क्या प्रदर्शित करते हैं, तो ये अनुष्ठानिक दफन का संकेत जो है यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। फिर अगला है दोस्तों चौपानी मांडू, जो कि प्रयागराज में पड़ता है, ठीक है। यहाँ से हाथ से बने मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, झोपड़ियों के अवशेष दोस्तों प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसको याद रखना है आपको। अगला है मध्य पाषाणकालीन विशेषताएं क्या थी, तो पशुओं के प्रारंभिक घरेलू उपकरण यहाँ से प्राप्त होते हैं। अगला है कृषि या स्थायी बसावट की स्थापना यहाँ से शुरू हो गई थी। अगला है दफन प्रथा की शुरुआत यहाँ से देखने को मिलती है हमें। अगला है सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का प्रयोग जो है हमें देखने को मिलता है, अर्थात माइक्रोलिथिक उपकरण हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि हम उत्तर प्रदेश से संबंधित पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के संपूर्ण इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। अब अगला है आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित नव पाषाण काल, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे कि प्रमुख स्थल कौन कौन से थे और उसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो यहाँ से चूंकि आप देख सकते हैं मैप में कि कौन कौन से स्थल पाए गए हैं, तो प्रयागराज में 3 स्थल हैं, कोल्डिहवा, महगड़ा और झूसी। सोनभद्र में बेलन घाटी, लगभग बेलन घाटी और सोनभद्र को हम एक मानकर चल रहे हैं। तो यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो देख सकते हैं कोल्डिहवा से दोस्तों, यहाँ पर जो प्रयागराज में पड़ता है, यहाँ पर धान की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, मृद भांड अर्थात मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, पत्थर के औजार यहाँ पर प्राप्त हुए हैं और आवासीय अवशेष यहाँ से प्राप्त होते हैं। ये सब इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, ये आपको तैयार करना है अपने से, ठीक है। उसके बाद अगला है दोस्तों महगड़ा, ठीक है। अगला क्या है दोस्तों, महगड़ा, जो कि प्रयागराज में है, जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ से कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। झूसी, जो कि प्रयागराज में स्थायी खेती के प्रमाण मिलते हैं। लहुरा देव, जो कि संत कबीर नगर है, धान की खेती, स्लैश व बर्न प्रणाली यहाँ से प्राप्त होते हैं। अगला है दोस्तों बेलन घाटी, जो कि सोनभद्र में पड़ता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये हालांकि प्रयागराज से भी संबंधित है, लेकिन सोनभद्र यहाँ पर इंडिकेट करते हुए इसको बताया गया है, चूँकि नवपाषाण काल के जो स्थल है वो बेलन घाटी का संदर्भ सोनभद्र से ले रहा है, इसीलिए यहाँ पर हम सोनभद्र को देख रहे हैं, ठीक है। अगला है पाषाण से नवपाषाण तक की, अर्थात पूरा पाषाण से नवपाषाण तक की निरंतरता के परिणाम यहाँ से मिलते हैं, ठीक है। अगला है
कि यहाँ के ऐतिहासिक महत्व क्या है, तो कहेंगे प्रागैतिहासिक युग की निरंतरता मिलती है, भारत में कृषि की शुरुआती प्रमाण मिलते हैं, मिट्टी के बर्तन औजार मिलते हैं, आवासीय व दफन स्थलों के प्रमाण मिलते हैं। तो ये जो है बेलन घाटी से संबंधित महत्वपूर्ण महत्व रहा। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी विशेषताएं देख लेते हैं कि नवपाषाण काल से संबंधित कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो स्थायी कृषि जीवन व गांवों का विकास होने लगा, पालतू पशु, धान की खेती, मिट्टी के बर्तन यहाँ से प्राप्त हुए हैं, घास फूस से निर्मित झोपड़ियाँ यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है और आपको होमवर्क यहाँ पर दिया गया है दोस्तों कि आपको अगली क्लास में क्या होमवर्क करके आना है। तो यूपी के 40 मैप आपको बनाना है। ठीक है, ताकि यूपी के अच्छे मैप और छोटे मैप आप बना पाएँ। ठीक, पाषाण काल से संबंधित मैपिंग प्रैक्टिस करनी है। जो मैंने 3 मैप अभी आपको दिए, ये चूंकि पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो ये मैपिंग प्रैक्टिस करके आपको अगली क्लास में आना है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन बताई थी यूपी पीसीएस मेंटरशिप के बारे में, दोस्तों इसमें आंसर राइटिंग की साइंस सिखाई जाएगी कि आपको कैसे उत्तर लिखना है। ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरे हिसाब से इसको सबको ज्वाइन करना चाहिए, जितने भी विद्यार्थी 2026-2027 के लिए अपीयर होने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर है, आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट करके इसको यहाँ पर डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।